Good morning, student. So, today I am going to start your history, the first chapter that you will have to study in your board exam for your board examinations. So, let's start the chapter The Making of a Global World. हम लोग बात करेंगे बच्चों द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें। हालांकि क्लास में हमने ये चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अपनी बुक अपने पास रखें और समझने का प्रयास करें कि एग्जैक्टली जो आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, ऐसा इतना मॉडर्न है, सारी सुख सुविधाओं से युक्त है, इस तरीके के लोगों के आपसी विचार डेवलप्ड है, ये हुआ कैसे, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। उस कहानी के विषय में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब होता है बच्चों कि ये जो आधुनिक युग चल रहा है, जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, उससे पहले के कहानी स्टोरीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसके पहले की स्टोरीज़ क्या थी। तो सभी लोग बुक में देखिए ध्यान से। लिखा है व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज सिंस लास्ट 15 years और सो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब कभी भी हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड्स की बात करते हैं, कभी भी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करते हैं जो पिछले 50 सालों या उसके आसपास में डेवलप हुई है। ठीक है, माने जो पिछले 50 सालों के आसपास हमें देखने को मिलती है। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे कि जो संसार कैसे ग्लोबल हुआ, तो इसका एक अपना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन, ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच इल्स। तो किन चीज़ों का इतिहास रहा कि लोगों की यात्राओं का इतिहास रहा, माइग्रेशन का इतिहास रहा, हिस्ट्री रहा, और काम की तलाश का जो एक अपनी इतिहास थी, कैसे कैपिटल का मूवमेंट होता था, इन सब का एक लंबा इतिहास देखने को मिलता है। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेस्टिक एंड विजुअल साइंस ऑफ ग्लोबल interconnectedness in our life today, we need to understand the phases through which this world which we live has emerged। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम अब आज के आपसी संपर्कों के बारे में, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें आपसी इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है बच्चों आपसी संपर्क। जब हम आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं, तो क्या हमें उन एरा के बारे में, एरा मतलब होता है बच्चों युग, उन फेजेस के बारे में भी अ, जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया, आज का ये ग्लोबल वर्ल्ड ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा बनता हुआ। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम कभी भी आपसी संबंधों की बात करते हैं कि कैसे, जैसे कि अमेरिका से इंडिया कनेक्टेड है या फिर इन सारी चीज़ों, तो ये तो जो संबंध है ये आज का, लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो है कि समय के साथ साथ हमारी दुनिया ऐसी बनी। तो देखिए आगे लिखा है ऑल ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment, और टू escape persecution। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऑल थ्रू हिस्ट्री माने इतिहास के दौर में ही जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी था, वे एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक, इंटरलिंक्ड का मतलब होता है एक दूसरे के पास आ जाना, ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। लिखा है कि फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने समय से, एंशियंट टाइम से ही, चाहे वो ट्रेवलर्स हो, ट्रेडर्स हो, प्रिस्ट हो, पिलग्रिम्स हो, या फिर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का मतलब होता है आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक और टू स्केप पर्सिक्यूशन। पर्सिक्यूशन का मतलब होता है यातना से, दंड से, पिटाई से, जो बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह तक यात्राओं पर जाते रहे हैं। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जम्प्स एंड डिसीजेस। माने ये यात्राओं के दौरान अपने साथ पैसे, मूल्य, स्किल्स, आइडियाज़,
इन्वेंशंस एंड इवन जम्स और डिसीजेस भी साथ में लेके आया जाया करते थे, लेके जाते थे। देखिए लिखा है एस अर्ली 3000 बी सी ई। बी सी ई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। क्राइस्ट एरा एंड एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आज से ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जो समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार थे, ट्रेड थे, कोस्टल ट्रेड लिंक्ड, जो समुद्र के किनारे होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी देखने को मिली। कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ प्रेजेंट डे इन वेस्ट एशिया, जो आज वेस्ट एशिया में देखने को मिलता है, ये 3000 वर्ष पहले बिफोर क्राइस्ट एरा के समय की कहानी है। कि लिखा है एस अर्ली एस 3000 बी सी एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, माने एक बहुत ही सचल व्यापार देखने को मिलता था समुद्री रास्तों के माध्यम से। आज से नहीं, आज से तीन बिफोर ईसा जब जन्म हुआ था, मतलब आज से 5000 वर्ष पहले, ठीक है, तब का ये सब कहानी है। फॉर मोर देन अ मिलेनिया कौरीज द हिंदी कौड़ी और सी शेल्स यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। तो फॉर मोर देन अ मिलेनिया कौरीज फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू द चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो जो कौड़ी होती थी बच्चों की, उस दौरान क्या होती थी, खरीद फरोख्त के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये क्या है कि ये कौड़ी हमें मिलती कहाँ थी, ये पाई जाती थी मालदीव में। मालदीव में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ होती थी, ये धीरे धीरे कहाँ से, मालदीव से निकला और धीरे धीरे चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक भी इसने यात्राएं की। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रीड ऑफ डिसीज कैरिंग जम्स में बी ट्रेस्ड एज फॉर एज द 7th century। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि कहाँ गए, द लॉन्ग डिस्टेंसेस स्प्रीड ऑफ डिसीजेस कैरिंग जम्स में बी ट्रेस्ड एज फॉर बैक द 7th century। तो 7वीं सदी तक की कहानी है कि ये निश्चय ही देखा जा सकता है कि जो हमारे, एक मिनट, हाँ देखिए लिखा है द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रीड ऑफ डिसीज कैरिंग जम्स में बी ट्रेस्ड एज फॉर बैक एज 7th centuries। तो कहने का मतलब जो बीमारियां फैलाने वाले जो कीड़े थे, इनके भी साक्ष्य हमें 7वीं सेंचुरी तक देखने को मिलते हैं। बाय द 13th century इट हैड बिकम एन मिस्टेकेबल लिंक। और 13वीं सदी तक ये क्या कह रहा जा कि इनके प्रसार को निश्चित तौर पे साफ साफ देखा जा सकता है। मतलब 7वीं सदी में भी ये जो बीमारियां थी, ये ट्रेस हो गई थी कि कहाँ से कहाँ लोग फैल गए, लेकिन 13वीं सदी तक ये साफ साफ देखा जा सकता था। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक इमेज दिया है। इमेज दिया है कि इमेज के बारे में लिखा है इमेज ऑफ शिप ऑन मेमोरियल स्टोन गोवा म्यूजियम 10th century का गोवा म्यूजियम में एक जो है कि एक जहाज का, पानी का जहाज का चित्र है, जिसमें लिखा है कि वेस्टर्न तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की ये जो है मेमोरीज के बारे में, स्मृति शिलाओं माने मेमोरीज जलपोतों पर उकेरी जो तस्वीरें हैं, इससे समुद्री व्यापार के इम्पोर्टेंस को दिखाया जाता है, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब हम लोग ये देखेंगे सिल्क रूट कैसे संसार को लिंक की, इसके विषय हम लोग देखेंगे ध्यान से। सभी लोग देखिए भाई, ये है पेज नंबर 78। सभी पेज नंबर 78 पर देखेंगे। एक्चुअली हमने इंटरनेट से ये बुक डाउनलोड की है, तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन सभी लोग देखेंगे ध्यान से। सिल्क रूट के बारे में देखेंगे कि सिल्क रूट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंडेज चाइनीज सिल्क कार्गोज along दिस रूट। तो जो सिल्क रूट कहने का मतलब ये है बच्चों, ये प्री मॉडर्न ट्रेड का एक शानदार नमूना देखने को मिलता है, जिसने क्या किया कि दूर दराज के डिस्टेंस जो जगह थे, उनको भी एक कल्चरली लिंक करके रखा, माने बांध के रखा। एक जीवंत उदाहरण है। द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंडेड चाइनीज सिल्क कार्गो। और चूंकि इसका सिल्क रूट इसलिए गए कि जो चाइनीज
सिल्क थे, इन्हीं इन्हीं रास्तों से आते जाते थे। अब चूंकि सिल्क रूट है तो ऐसा थोड़ी कि इससे केवल सिल्क जाएगा और आदमी नहीं जाएगा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली ये जो रोड्स डेवलप हुए थे, रूट्स डेवलप हुए, सिल्क ले जाने ले आने के लिए डेवलप हुए थे। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर द लैंड एंड बाय द सीज, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and North America। जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने बहुत सारे सिल्क रूटों को ढूंढा जो कि कैसे कैसे एक दूसरे को जोड़ा है, जो कि एशिया, सॉरी हाँ, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका सबको जोड़ के रखा है। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑलमोस्ट टिल द 15th century। ये सड़कें जो थी, ये जो सिल्क रूट थी, ये बिफोर क्रिश्चियन एरा के समय के था और जो आखिरी समय 15th century तक अस्तित्व में थी, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई। बट द चाइनीज पोइट्री आल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट्स as did textiles and species from the India and साउथ ईस्ट एशिया। हालांकि इन्हीं रास्तों से जो चाइनीज पोइट्री थी वो क्या करती थी, इंडिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती थी, इंडिया से मसाले जाया करती थी, और टेक्सटाइल, सॉरी, बट द चाइनीज पोट्री आल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट। इसी रास्ते से चाइनीज पोट्री भी जाया करती थी, एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया माने इंडिया से कपड़े और साउथ एशिया से ये लोग क्या कर लेके जाते थे, मसाले वगैरह भी इन्हीं सिल्क रूट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाया आया करती थी। इन रिटर्न प्रीसियस, और इसके बदले में क्या होता था, प्रीसियस मेटल्स वापस आते थे, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। माने एशिया से क्या मसाले और टेक्सटाइल्स जाया करते थे और वहाँ से उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर एशिया और इंडिया में आया करते थे। चुपचाप कहने का मतलब ये है। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज, सॉरी, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। तो जो ये ट्रेड था और ये कल्चरों का, माने आपसी संस्कृति और व्यापार का हाथों हाथ एक दूसरे से एक्सचेंज होता था। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया। शुरुआती दौर में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्हीं रास्तों से एशिया की तरफ आए, एस डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। और उसके कुछ समय बाद, सेंचुरीज का मतलब होता है सदी बाद, जो मुस्लिम प्रीचर्स भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किए। मच बिफोर ऑल दिस, इन सब के पहले बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रीड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। और इन सब के पहले इंडिया और आसपास, क्या कहने का मतलब कि इससे बहुत पहले की कहानी है कि जो इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया माने पूर्वी भारत में जो जन्मा हुआ बुद्धिज़्म था, वो भी सिल्क रूट के माध्यम से ही संसार के अलग अलग देशों में जा फैला। अब हम लोग बात करेंगे, अगला देखिए लिखा है फूड ट्रेवल्स स्पगेटीज एंड पोटैटोज। कैसे जो है आइटम्स, खाने वाले आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल किए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, भोजन की यात्रा, फूड कैसे ट्रेवल किया, स्पैगेटी और आलू के बारे में बेसिकली हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ उसके बाद। फूड ट्रेवल्स स्पैगेटीज एंड पोटैटोज के बारे में हम लोग देखेंगे। लिखा है फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल exchange। Traders and travelers introduced new crop to the lands they travel। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो खाना था, फूड आइटम्स, ये भी एक एग्जाम्पल था कि ये भी बहुत लंबी लंबी दूरी सफ़र करने के बाद अपने अस्तित्व में आए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आज हम चावल खाते हैं या जो नूडल्स वगैरह खाते हैं, इसका इतिहास कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमारे बहुत कठिन काम है। ये भी कहीं ना कहीं यात्राओं का ही, ये शुरुआती दौर का ही कहानी है। तो लिखा है कि इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। जैसे जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, रेडी फूड स्टफ का मतलब फास्ट फूड, ठीक है। ये सारे क्या है, वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। इसके वजह से क्या है, पूरे संसार में एक इसका लगता है कि एक कॉमन ओरिजिन है। टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो स्पगेटी और नूडल्स की बात करते हैं।
It is believed that noodles traveled west from China to become spaghetti. माने चाइना से निकल के स्पेगेटी जैसे जैसे वेस्ट गया, वेस्ट की तरफ जाते जाते इसको स्पेगेटी कहने लगा। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू द फिफ्थ सेंचुरी सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली। और जो जिसको हम लोग पास्ता कहते हैं, पास्ता का शुरुआत अरब से 5वीं सदी में सिसिली द्वीप पर देखने को मिला, जो कि इटली का आज एक वीरान द्वीप है। सिमिलर फूड्स वेयर आल्सो नोन इन इंडिया। इसी तरह के फूड्स क्या है इंडिया में एंड जापान जापान इंडिया और जापान में भी देखने को मिलते हैं। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेबर बी नोन। इसलिए यह सत्य बता पाना बहुत कठिन है कि वाकई में ये स्पेगेटी हो, चाहे पास्ता हो, चाहे नूडल्स, ये कहाँ से कैसे है, इनका थोड़ा तो टफ है। Yet such guesswork suggests the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world। हालांकि इनका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, इनकी घटनाओं को देख के हम थोड़ा अंदाज़ा बस लगा सकते हैं कि हो सकता है भाई ये जो स्पैगेटी है, जो विस्टर में जाते हुए जाते इसको लोग स्पैगेटी कहना, चाइनीज़ कोई बेहतरीन फूड आइटम्स रहा हो, या फिर जिन्हें हम पास्ता कहते हैं अरब से निकल के सिसली, जो कि इटली का एक द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पहुँचा। तो हो सकता है उसको कुछ ही दूसरे नाम से जानते रहे हों। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एस पोटैटोज, सोया, माने हम बहुत सारी ऐसे आइटम्स जिन्हें हम अपने जीवन में खाते हैं, उतारते हैं, चाहे वो पोटैटोज हो, सोया हो, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज का मतलब होता है शकरकंद, एंड सो ऑन, वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल 5 centuries एगो। माने 5वीं सदी से पहले हमारे पूर्वज इनको नहीं जानते थे कि वाकई में ये टमाटर क्या होता है, मेस क्या होता है, ग्राउंड नट क्या, इन सब के बारे में जानकारी नहीं। दीज फूड्स वेयर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस accidentally discovered the vast continent that would later became known as Americas। तो क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने घुमाई शुरू की, जो कि एक यूरोपियंस था, तो ये जब यूरोप यूरोप में और एशिया में, तब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई कि अब आलू के बारे में, टमाटर के बारे में, सारी चीज़, जिसने कि अमेरिका के बारे में खोजा। तो हियर मतलब अमेरिका का मतलब ये था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन जो आइलैंड्स थे सब अमेरिका में होते। इन फैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियन। जो आज हम बहुत कुछ खाते, चाहे आलू हो, टमाटर हो, मूली हो, प्याज, ये बेसिकली क्या है कि अमेरिकन इनहेबिटेंट से आया, मतलब जिसको हम लोग अमेरिकन इंडियंस कहते हैं, शायद वहाँ से आया हो। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कई बार क्या है कि जो अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स थे, वो कई बार आदमी के जन्म और जीवन और जन्म सबका दिशा निर्धारण करता था। जैसे यूरोप्स पुअर बिगेंस टू ईट बेटर एंड लाइफ लॉन्गर विथ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द हम्बल 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 पोटैटोस। जब कहने का मतलब ये है बच्चों की, जब यूरोप में जो यूरोप के जो गरीब ज़्यादातर थे, वो लोग आलू और रोटी खाया करते थे ज़्यादातर, ठीक है। आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज that when disease destroyed the potatoes crop in mid 1840s hundreds of thousands died of starvation। अब सोचिए कि आयरलैंड के जो गरीब, आलू पर डिपेंडेबिलिटी इतनी बढ़ गई थी, माने हर जगह वो लोग माने किसी भी चीज़ को आलू से ही खाते थे। तो एक बारी आलू में रोग की वजह से मिड 1840s में आलू की खेती खराब हो, सोचिए कि लाखों लोग भूखमरी से मर गए। माने आलू पर इतने ज़्यादा वो लोग डिपेंडेंट हो गए थे कि आलू की खेती नुकसान हो गया आयरलैंड में। 1840s के दौरान ये लोग मर गए। तो अभी इसके बाद का हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।